हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। तो अपन ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अपन ने वायुमंडल पढ़ा है। उसके बाद अपन सूर्यताप की क्लास 1 हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। और आज सूर्यताप की क्लास में अपन पढ़ेंगे। जैसे उसमें तो अपन ने पढ़ा था कि सूर्यताप किस किस हिसाब से वर्गीकृत है, या ग्लोब को अपन लेकर चलें, ग्लोब पर वायु सूर्यताप का वितरण किस प्रकार से है। ठीक है, तो सूर्यताप का वितरण हमने पढ़ा पृथ्वी पर, और उस वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भी अपन ने देखे। आज अपन सूर्यताप से संबंधित एक दो पॉइंट हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। एक तो है वायुमंडल का गर्म होना, ये चीज देखेंगे अपन। पहला है वायुमंडल का गर्म होना। यानी कि जो सूर्यताप आता है, सूर्य से जो किरणें आती हैं, उनके द्वारा वायुमंडल किन किन क्रिया से गर्म होता है, वो क्रियाएं अपन देखेंगे। इन क्रियाओं में है, पहला देखेंगे अपन विकिरण। विकिरण देखेंगे, ठीक है। विकिरण के बाद देखेंगे चालन। चालन या संचलन कह सकते हैं, ठीक है। एक है तीसरा अभिवहन, एक है चौथा संवहन। यानी कि इन क्रियाओं के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है, तो ये क्रियाएं देखेंगे। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे दूसरा तापीय विसंगति। तापीय विसंगति क्या होती है, ठीक है। एक डिस्कस करेंगे अपन तापीय शिथिलता। तापीय शिथिलता देखेंगे। एक अपन देखेंगे तापांतर, और एक अपन देखेंगे तापीय व्युत्क्रमण। ठीक है, ये चीजें अपन डिस्कस करेंगे इस आज वाली क्लास में। तो चलते हैं, पहला वायुमंडल का गर्म होना। वायुमंडल का गर्म होना। तो वायुमंडल मतलब सूर्य ताप जो आता है, उस सूर्य ताप से वायुमंडल किस प्रकार से गर्म होता है, कौन कौन सी क्रियाएं इसमें काम करती हैं, वो देखेंगे इसमें। तो पहला है विकिरण। देखो, विकिरण में क्या होता है, सूर्य के द्वारा या सूर्य से पृथ्वी तक जो तापमान आता है, या सूर्य तप्त पृथ्वी तक आता है, वो विकिरणों के रूप में आता है। ठीक है, विकिरणों के रूप में आता है। और इसके लिए विकिरण माध्यम के लिए, इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। बिना माध्यम के ये तापमान किसी वस्तु को या जिसके संपर्क में आता है उसको गर्म करता है। तो विकिरणें जो आती हैं, सूर्य से विकिरणें आती हैं पृथ्वी तक, वो बिना किसी माध्यम के आती हैं, और इनके द्वारा वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो विकिरणों के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। इसकी भी दो तीन प्रकार हैं विकिरणों के। एक है लघु तरंग, एक है दीर्घ तरंग। लघु तरंग, दीर्घ तरंग, और एक है प्रतिलोम तरंग। देखो, सूर्य से जो तापमान आता है वो लघु तरंगों के रूप में आता है। सूर्य से जो तापमान आता है वो आता है लघु तरंगों के रूप में। तो तरंग, लघु तरंग है सूर्य ताप।
सूर्य ताप जो पृथ्वी तक आता है और वायुमंडल तक आता है वो तो होता है लघु तरंगों के रूप में। लेकिन जब उन तरंगों से पृथ्वी गर्म हो जाती है, पृथ्वी पर आया, पृथ्वी ने अवशोषण किया उन तरंगों का, लघु तरंगों का, और उस अवशोषण के बाद जब पृथ्वी तरंगें उत्सर्जित करती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु हो गर्म होने के बाद तरंगें उत्सर्जित करती है या विकिरणें उत्सर्जित करती है, उन विकिरणों को धरातल से या पृथ्वी से जो तरंगों का उत्सर्जन या होता है उसे अपन कहते हैं दीर्घ तरंगें। ठीक है, सूर्य से आने वाली तरंगें तो होती हैं लघु तरंगें, लेकिन पृथ्वी द्वारा जो तरंगें छोड़ी जाती हैं गर्म होने के बाद वो कहलाती हैं दीर्घ तरंगें। इनको अपन पार्थिव तरंगें भी कहते हैं। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित तरंगें, इनको अपन पार्थिव तरंगें भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के नाम पे इनका नाम कर दिया पार्थिव तरंगें। ठीक है, इसके बाद है प्रतिलोम तरंगें। जब पृथ्वी तरंगों को छोड़ती है, ठीक है, ये तरंगें वायुमंडल में जो कुछ धूलकण कह सकते हैं अपन, जो भी वायुमंडल में अपन ने डिस्कस किया था, उन धूलकणों से जो तरंगें टकराकर वापस पृथ्वी की ओर आती हैं उनको कहते हैं प्रतिलोम तरंगें। ठीक है, एक तो जो लघु तरंगें हैं सूर्य से आई धरातल तक, ठीक है, वो तो है लघु तरंगें। फिर धरातल यानी पृथ्वी ने उत्सर्जित की, गर्म होने के बाद पृथ्वी तरंगों का उत्सर्जन करती है, वो है दीर्घ तरंगें या पार्थिव तरंगें। अब ये पार्थिव तरंगें वायुमंडल के ऊपर बाहर जा रही हैं, वायुमंडल के ऊपर की ओर जा रही हैं, लेकिन कुछ अवयव हैं या कुछ तत्व हैं उनसे टकराकर वापस पृथ्वी की तरफ आ रही हैं, वो कहलाती हैं प्रतिलोम तरंगें। वायुमंडल से पृथ्वी की ओर वापस आने वाली तरंगें, वापस आने वाली तरंगें कहलाती हैं प्रतिलोम तरंगें। प्रतिलोम से पता चल रहा है वापस, प्रतिलोम यानी किसी चीज का उल्टा, तरंगें जा रही हैं वो वापस उल्टी वापस पृथ्वी की तरफ आ रही हैं, तो वो है प्रतिलोम तरंगें। अब देखो विकिरण में क्या होता है, कोई भी तरंगें गर्म चीज है वो तरंगें उत्सर्जित कर रही है, वो तरंगें जो होती हैं वो कहलाती हैं विकिरण, और जब ये सूर्यताप जो आता है वो विकिरण के रूप में ही वापस आता है, और पृथ्वी जिन तरंगों का उत्सर्जन करती है वो ही विकिरण के रूप में ही करती है। ठीक है, तो ये है आपकी विकिरण। और इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, इस क्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विकिरण समझ आया, और विकिरण में ही 3 प्रकार की विकिरण है वो आपको समझ आई होंगी। सेकंड है चालन, चालन या संचलन जिसको अपन बोल सकते हैं। चालन या संचलन में क्या होता है, संपर्क से ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी गर्म हो गई, ठीक है, पृथ्वी गर्म हो गई और इसके धरातल के ऊपर कोई गर्म पवन, ठंडी पवन आई, पृथ्वी गर्म हो रही है उसके ऊपर ठंडी पवन आई, यानी उसमें संपर्क हुआ, तो वो पवन क्या है, गर्म होने लग जाएगी। धरातल गर्म है, जैसे देखो ये धरातल है, ठीक है, ये गर्म है, गर्म धरातल, और इस पे एक कोई ठंडी पवन आ गई है, यानी कि चलते हुए ठंडी पवन गर्म धरातल पर आ गई है, तो ये जो संपर्की क्षेत्र है इसका, ये जो इसका संपर्की क्षेत्र है पवन का किसी का, ये क्या हो जाएगा, गर्म होने लग जाएगा, यानी संपर्क से ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, तो वो कहलाता है चालन या संचलन। संपर्क से ऊष्मा का स्थानांतरण, संपर्क से ऊष्मा का स्थानांतरण चालन या संचलन कहलाता है। ठीक है, तो विकिरण देखा, चालन या संचलन देखा। आगे है अगला संवहन, तीसरा है
देखो इसमें क्या होता है, ये आपका धरातल है, ठीक है, ये धरातल है। तो धरातल गर्म है, मान के चलो गर्म धरातल है, गर्म धरातल है, और इस पे जो वायु उपस्थित है, गर्म धरातल पे जो वायु है वो गर्म होकर क्या होती है, फैलती है, गर्म होकर फैलती है और हल्की होती है, और हल्की होकर क्या होता है, वो ऊपर की ओर जाती है। हल्की होगी तो ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है। हल्की पवन यहां पे लिख देता हूं, हल्की हवा ऊपर उठेगी और ऊपर जाकर क्या होगा, ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, तो ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी हो गई सिकुड़ेगी, नीचे क्या है फैल रही थी, ऊपर जाकर ठंडी होकर सिकुड़ेगी, और सिकुड़ कर ये वापस पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। ये है ठंडी पवन या ठंडी हवा। अब देखो ये गर्म होकर ऊपर गई, यहाँ पे ये पवन गर्म हुई या हवा जो है गर्म हुई और ऊपर गई, क्योंकि गर्म होकर हल्की हुई, हल्की होकर फैली, फैल के ऊपर गई, ऊपर जाके ये ऊपरी वातावरण पहुंच के ठंडी हुई, ठंडी होकर फिर भारी हुई और भारी होकर नीचे आई। इस प्रकार जो सर्कल चलता है इसका, ये कहलाता है संवहन। हवा का ऊर्ध्वाधर संचरण, संचरण द्वारा गर्म या ठंडा होना क्या कहलाता है, संवहन। ठीक है, हवा का ऊपर नीचे, धरातल पे कोई हवा है वो गर्म होके ऊपर गई और ठंडी होके नीचे आई, ये कहलाता है संवहन। इसके बाद दूसरा है, सॉरी चौथा है अभिवहन। देखो यहां पे तो हवा का ऊर्ध्वाधर संचरण हो रहा है, लेकिन अभिवहन में क्या है, हवा का क्षैतिज संचरण। हवा का क्षैतिज संचरण हो रहा है किसमें, अभिवहन में। इसमें ऊष्मा का जो हवा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो धरातल के साथ जिस प्रकार के धरातल से वो संपर्क कर रही है, जैसे ठंडा धरातल है तो पवन ठंडी हो रही है, गर्म धरातल है तो पवन गर्म हो रही है, ठीक है। तो क्षैतिज संचरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण, ये हवा का क्षैतिज संचरण हो गया। क्षैतिज संचरण से हवा का गर्म व ठंडा होना, यह कहलाता है अभिवहन। ठीक है, संवहन और अभिवहन दोनों उल्टे हैं। जैसे ये उदाहरण देता हूं आपको, जैसे ये है कोई धरातल है, ये है मान के चलते हैं गर्म, तो गर्म धरातल है तो यहाँ पे पवन कैसी मिलेगी, गर्म ही मिलेगी या गर्म हवा। और ये पवन, जैसे ये धरातल है ठंडा, जब ये पवन गति करते हुए इस ठंडे धरातल पर आती है तो ये हो जाती है ठंडी। ये है गर्म, ये है ठंडी हवा। यानी धरातल के संपर्क से जो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो होता है अभिवहन में। ठीक है, तो ये अपन ने देखा वायुमंडल का ठंडा होना, यानी इन क्रियाओं से वायुमंडल ठंडा और गर्म होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे तापीय विसंगति।
देखो तापीय विसंगति क्या होती है, यानी कि देखो अक्षांश के आधार पर अपन तापमान का वर्गीकरण किया है, यानी कि विषुवत रेखा पर तापमान अधिक और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से प्रत्येक अक्षांश का एक औसत तापमान होता है। ठीक है, प्रत्येक अक्षांश का औसत तापमान और उस क्षेत्र का या उस स्थान का औसत तापमान, किसी अक्षांश का औसत तापमान और उस क्षेत्र के औसत तापमान में जो अंतर होता है वो कहलाता है तापीय विसंगति। किसी क्षेत्र का, किसी स्थान विशेष का, ऐसे लिखते हैं, किसी स्थान विशेष का औसत तापमान और उस स्थान के अक्षांश का औसत तापमान, अक्षांश का औसत तापमान के बीच का अंतर तापीय विसंगति कहलाता है। तापीय विसंगति कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई स्थान विशेष है उसका तापमान और उस स्थान विशेष का कोई अक्षांश होगा, यानी कि वो किसी अक्षांश पर स्थित होगा, उस अक्षांश का औसत तापमान, उनके बीच में यदि कोई अंतर आ रहा है तो वो कहलाएगा तापीय विसंगति। अब ये दो प्रकार से हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक तापीय विसंगति और ऋणात्मक तापीय विसंगति। अब इसमें क्या होता है, देखो किसी स्थान विशेष का उस अक्षांश के औसत से तापमान अधिक है तो वो कहलाएगी धनात्मक तापीय विसंगति, और उसका स्थान अक्षांशीय औसत तापमान से कम है तो वो कहलाएगी ऋणात्मक तापीय विसंगति। देखो अक्षांश का औसत तापमान अक्षांश का औसत तापमान क्या है, कम है, और स्थान का औसत तापमान अधिक है। ठीक है, उस अक्षांश का औसत तापमान कम है उस स्थान के औसत तापमान से। अब यही चीज यदि उल्टी हो जाती है, यदि अक्षांश का औसत तापमान अधिक और स्थान का औसत तापमान कम है तो ये कहलाएगा ऋणात्मक। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, ये है आपकी तापीय विसंगति। उसके बाद है आपका तापीय शिथिलता। तापीय शिथिलता, देखो तापीय शिथिलता में क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं 12 बजे, दिन के 12 बजे, लेकिन उस स्थान का तापमान अधिक कब होता है, 2 बजे। सूर्य का प्रकाश सीधा या सूर्य की तरंगें विषुवत रेखा पर या किसी स्थान विशेष पर दिन के 12 बजे सर्वाधिक सबसे सीधी होती हैं, उसके बाद या तो कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं, लेकिन उस स्थान का तापमान 12 बजे नहीं होकर, अधिक नहीं होकर 2 बजे अधिक होता है। तो ये जो अंतर है ये कहलाती है तापीय शिथिलता। और ये अंतर क्यों आता है, क्योंकि पृथ्वी को गर्म होकर जो दीर्घ तरंगों का या पार्श्विक तरंगों का उत्सर्जन करना होता है वो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये लिखो यहाँ पे, किसी स्थान पर सूर्य की किरणें 12 बजे सीधी पड़ती हैं, दोपहर 12 बजे, सीधी पड़ती हैं, लेकिन उस स्थान का तापमान सर्वाधिक 2 बजे होता है, सर्वाधिक दोपहर 2 बजे होता है।
इसे ही तापमान शिथिलता कहते हैं। इसे ही तापमान की शिथिलता कहते हैं। ठीक है, आई शिथिलता समझ। ऐसे ही एक उदाहरण और है कि उत्तरी गोलार्ध में ठंड कब पड़ती है सर्वाधिक? सर्वाधिक ठंड कब पड़ती है? दिसंबर के महीने में। तो सर्वाधिक ठंडा महीना दिसंबर होना चाहिए, लेकिन कौन सा है? जनवरी। ठीक है, ये भी तापीय शिथिलता का उदाहरण है। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है? मई के महीने में, लेकिन सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? जून होता है। तो ये है तापीय शिथिलता के उदाहरण, और तापीय विसंगति और तापीय शिथिलता। इसके बाद है अगला तापांतर। देखो तापांतर क्या होता है? किसी स्थान का अधिकतम तापमान, किसी स्थान का अधिकतम तापमान और किसी स्थान का और उसी स्थान का न्यूनतम तापमान, किसी स्थान के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है तापांतर। किसी स्थान के का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के मध्य अंतर, और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर तापांतर कहलाता है। ठीक है, इसको भी अपन तापमान, जैसे औसत तापमान निकालते हैं ना, किसी दिन का औसत तापमान निकाल लिया, या किसी महीने का औसत तापमान निकाल लिया, या वार्षिक औसत तापमान अपन निकालते हैं, उसी प्रकार से दैनिक तापांतर, मासिक तापांतर और वार्षिक तापांतर भी अपन निकालते हैं। तो तापांतर का मतलब आपको समझ आया होगा कि स्थान के अधिकतम तापमान और उसी स्थान के न्यूनतम तापमान के बीच जो अंतर होता है। जैसे कि किसी स्थान का अधिकतम तापमान है, अधिकतम तापमान तो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके बीच का जो अंतर है जो क्या आएगा? 10। ये आएगा वहां का 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर। ठीक है, फिर इसके बाद है तापांतर के बाद समताप रेखा। यहीं पे बता देता हूं, समताप रेखा। समताप रेखा क्या होती हैं? समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, यानी कि कई क्षेत्र हैं या कई स्थान हैं, उनमें से सेम यानी कि समान जो तापमान वहां पे रहता है, समान तापमान वाले स्थान हैं, उनको मिलाते हुए कोई काल्पनिक रेखा यदि खींची जाती है वो कहलाती है समताप रेखा। यहां पे लिख देता हूं, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समताप रेखा कहलाती है। ठीक है, यानी कि कई स्थान हैं उनका सेम तापमान है, जैसे कि मान सकते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जितने भी स्थान हैं विश्व के नक्शे पर या मैप पर, उनको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे अपन काल्पनिक। मैप कर मानचित्र की अपन बात कर रहे हैं, मानचित्र पर कोई 4 स्थान अपन ने लिए, 5 स्थान लिए, उनका तापमान समान है, उन स्थानों को मिलाते हुए काल्पनिक रेखा यदि खींचेंगे तो वो कहलाएगी समताप रेखा। उसके बाद अपन बात करेंगे तापीय व्युत्क्रमण।
तापीय व्युत्क्रमण। देखो सामान्य वे में क्या होता है कि जैसे ही हम जो धरातल है अपना, धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, धरातल से ऊपर या वायुमंडल की ओर जाते हैं, तो तापमान क्या होता है, कम होता है, तापमान कम होता है। और इसकी रेट भी आपको पता होगा कि प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अन्य दशाओं में कभी कभी क्या हो जाता है कि ऊपर जाते हुए तापमान घटने की बजाय कम होने की बजाय अधिक होने लग जाता है। तो किसी चीज का उल्टा होना कहलाता है व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन भी इसको कहते हैं। एक बार और बताता हूं कि सामान्य दशाओं में क्या होता है कि धरातल से हम ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल की ओर जाते हैं, तो तापमान कम होता है। लेकिन कभी कभी या किसी विशेष दशाओं में ऐसा होता है कि ऊपर जाने पर तापमान घटने की बजाय क्या होता है, बढ़ता है। उसे अपन कहते हैं तापीय व्युत्क्रमण। सामान्य दशा में तापमान, सामान्य दशा में धरातल से, ऐसे लिखते हैं, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, और इस कमी की रेट यदि लिखें तो वो है 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि धरातल से 165 मीटर यदि हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, कमी आती है। लेकिन कुछ विशेष दशाओं में ये क्रम उलट जाता है, विशेष दशाओं में ये क्रम उलट जाता है। अर्थात तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। ठीक है, तापीय व्युत्क्रमण क्या है? सामान्य दशा में क्या होता है, धरातल के ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, और उस कमी की रेट है 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा 165 मीटर की ऊंचाई पर। लेकिन कुछ विशेष दशाओं में ये क्रम उलट जाता है, यानी कि ऊपर बढ़ने, तापमान जैसे हम ऊपर जाएंगे तो घटने की बजाय क्या होता है, बढ़ जाता है, अर्थात तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। इसे ही तापीय व्युत्क्रमण, इसे ही तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन कहते हैं, या तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, अब वो दशाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि किन किन दशाओं में इस प्रकार की घटनाएं या तापीय व्युत्क्रमण की घटनाएं वो होती है, तो वो दशाएं भी देख लेते हैं। पहला है, जो दशाएं हैं, शीतकालीन लंबी रातें। देखो शीतकालीन लंबी रातों में क्या होता है, ये जैसे दिन है आपका शीत ऋतु में दिन है आपका 10 घंटे का, और रात हो गई कितने की, 14 घंटों की, यानी कि अंतर है इसमें दिन और रात में 4 घंटे का। तो दिन में सूर्य का प्रकाश जितने टाइम मिलता है, यानी कि 10 घंटे में से सर्दियों की बात कर रहा हूँ, आपको सूर्य का ताप पृथ्वी को मिला 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे सूर्य का ताप मिला तो पृथ्वी उतनी गर्म हो गई। ठीक है, लेकिन रात को क्या हुआ, उसके अलावा जो टाइम है, 5 घंटे के अलावा जो टाइम है, तो सूर्य ने अपना जो पार्थिव विकिरणों का उत्सर्जन प्रारंभ किया, और पार्थिव विकिरणों का उत्सर्जन प्रारंभ किया तो वो ज्यादा हो गया। भाई जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है या तापमान नहीं बढ़ रहा है, विकिरण के कारण पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ रहा है, तो पृथ्वी तो उत्सर्जन करेगी तरंगों का, पार्थिव तरंगों का।
तो वो गर्म तरंगें होती हैं। पृथ्वी ने तरंगों का उत्सर्जन किया तो वायुमंडल उससे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और वायुमंडल गर्म हो जाता है तो तापमान ऊपर जाने पर घटने की वजह क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो शीतकालीन लंबी रातें इसलिए सहायक होती है कि इसमें तापीय व्युत्क्रमण में। ठीक है, दूसरा है शुष्क पवन। शुष्क पवन भी सहायक होती हैं, जैसे कि शुष्क पवन से मतलब है गर्म पवन है, तो गर्म पवन है ऊपर और नीचे है ठंडी पवन, तो ऊपर जाने पर तापमान यहाँ तक तो क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन जैसे गर्म पवन में प्रवेश करेंगे तो तापमान बढ़ जाएगा। तो शुष्क पवन भी इसमें सहायक है, किसमें, तापीय व्युत्क्रमण में। चौथा है, तीसरा है मेघ रहित आकाश। अब देखो, यानी कि यदि बादल छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं तो पृथ्वी की जो पार्थिव विकिरणों का उत्सर्जन है वो कम होगा, क्योंकि उससे ऊपर जाएगा ही नहीं विकिरण। लेकिन जब मेघ रहित आकाश है, यानी कि बादल नहीं है आकाश में, तो विकिरणों का उत्सर्जन पृथ्वी की का ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो तापीय व्युत्क्रमण की दशा बनेगी। तो मेघ रहित आकाश यदि है तो तापीय व्युत्क्रमण में सहायक होगा। चौथा है शांत वायु, या इसको बोल सकते हैं प्रतिचक्रवातीय दशाएं। देखो, शांत वायु है, यानी कि वायु या पवन चल नहीं रही है। अगर पवन चलेगी तो तापमान कम या ज्यादा होगा, गर्म पवन आएगी तो तापमान बढ़ जाएगा, ठंडी पवन आएगी तो तापमान कम हो जाएगा। और यदि शांत वायु है या शांत आकाश है तो तापीय व्युत्क्रमण में ये सहायक है। ठीक है, और एक है हिमाच्छादित धरातल। देखो, हिमाच्छादित धरातल कैसे सहायक है, तो आपको पता होगा सूर्य का जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसका परावर्तन जो होता है, जिसको अपन धवलता कहते हैं। ठीक है, धवलता यानी कि पृथ्वी के धरातल से टकराकर सूर्य का प्रकाश का वापस जाना, उसके कहते हैं सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, या उसको स्वीति धवलता भी इसको बोल देते हैं। तो वो जो धवलता होती है वो होता है हिमाच्छादित आकाश पर हिमाच्छादित धरातल पर सर्वाधिक होती है। यानी कि जो बर्फ है, बर्फ फैली हुई है, बर्फ जमी हुई है जिस धरातल पर, उस पर सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक परावर्तित होता है, यानी कि वापस आके वापस भेज दिया जाता है। तो ये हिमाच्छादित धरातल पर सर्वाधिक क्रिया है धवलता की या स्वीति की, वो देखने को मिलती है। इसीलिए जब प्रकाश तापमान वापस जा रहा है तो उस क्षेत्र का तापमान भी बढ़ेगा, या उसके ऊपर जो वायुमंडल है उसका तापमान बढ़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, तापीय व्युत्क्रमण की घटना होगी। ठीक है, तो ये तापीय व्युत्क्रमण क्या है, या उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या उसकी आवश्यक दशाएं कौन कौन सी, वो अपन ने देखी। जैसे शीतकालीन लंबी रातें हैं, शुष्क आकाश है, मेघ रहित आकाश है, शांत वायु और प्रतिचक्रवाती दशा है, और हिमाच्छादित धरातल है। ठीक है, तो ये तापमान से संबंधित कुछ शब्दावलियां कह सकते हैं, या कुछ घटनाएं अपन ने देखी, और वायुमंडल गर्म किस प्रकार से होता है वो अपन ने इस क्लास में कवर किया। ठीक है, तो अब यहाँ के इसके बाद आता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट, यानी कि पृथ्वी के पास जो तापमान सूर्य तब आ रहा है और उसके हिसाब से ही पृथ्वी तापमान का उत्सर्जन कर रही है, यानी कि जितना तापमान पृथ्वी के पास आ रहा है उतना ही पृथ्वी उत्सर्जन कर रही है, तो ये कहलाता है ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट को अलग से एक टॉपिक ही है आपका, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। तो यदि वीडियोज आपको यूजफुल लग रही हो या आपको उपयोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योग्राफी की क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हैं, या आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, नेट जीआरएफ। ठीक है, उसके साथ साथ जितने भी पीजीटी एग्जाम ज्योग्राफी से संबंधित आप देना चाहते हैं तो उसमें सभी ये क्लासें आपके लिए उपयोगी हैं, और जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, और यदि आपकी कोई क्वेरीज हों तो वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।